अच्छा जी, ऐसा है। मैं अमूमन मेरी क्लास जब भी होती है तो मैं आपसे सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता, बल्कि ये शेयर करता हूँ कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए, हम तैयारी कैसे करते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम्स को तैयार करने की स्ट्रेटजी है, वो बेसिक स्ट्रेटजी किस तरह से होनी चाहिए। मेरा अमूमन जो मेरी मीटिंग्स का, मेरी क्लासेस का एजेंडा यही होता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपको कहीं से भी मिल सकता है। आपको बुक्स, बेशुमार बुक्स हैं, आउट क्लास बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हो। स्टूडेंट्स अक्सर सवाल कर रहे थे, सर कौन सी बुक पढ़ी जाए। भाई कोई सी भी बुक ले लें, पढ़ी जाए, सही पढ़ें, सही एटलीस्ट। ठीक है, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो अक्सर मेरे मेरे जो लेक्चर्स होते हैं उसमें मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहता हूँ, एसोसिएशंस बनवा के पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, आज जो ये मेथोडोलॉजी है, अभी जो मैं अभी कन्वे करने लगा हूँ, ये भी एक आपके लिए न्यू तो नहीं होगी, लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर होगी। ठीक है। इसमें क्या है, अक्सर आपको सजेस्ट किया जाता है, जो भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर किस तरह से तैयारी की जाए, तो हम उनको कहते हैं कि जी, तैयारी जहां से भी करें, जिस तरह से भी करें, पास्ट पेपर्स की एज सच इम्पोर्टेंस है, जो पहले भी थी, जो आज भी है और इन फ्यूचर भी रहेगी। अगरचे पास्ट पेपर से क्वेश्चंस कितने परसेंट रिपीट होते हैं, ठीक है, ये चीज इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। बाजू का 60% रिपीट हो जाता है, बाजू का 30% भी नहीं होता। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपने पास पेपर्स कितने किए हैं, कितने अच्छे से किए हैं, कितने ज्यादा साल के किए हैं। जब आप पास पेपर करने लगते हो, तो फिर पास पेपर का ये भी देखा जाता है कि आपने पास पेपर को कितना समझ कर किया है। नंबर एक, तो मैं इसी चीज के खिलाफ हूं कि आप क्वेश्चन पढ़ें और उसके ऑप्शंस के हिसाब से तैयार करें, यही गलत है। आपको ऑप्शंस में से जब आप देखते हो ना कि ये क्वेश्चन है और ये ऑप्शन में से अच्छा ये इसका राइट आंसर है, तब आप उसके आंसर को याद नहीं कर रहे होते, एक्चुअली आइडेंटिफाई कर रहे होते हो। ये सबसे बड़ा मसला है हमारे स्टूडेंट्स का, यही वजह है कि जब वो उसको रिवाइज करना खत्म कर देते हैं तो वो भूल जाते हैं। अभी मैंने क्या किया है, ग्रुप में भी अक्सर शेयर करता रहता हूँ, पीपीएससी के ज्योग्राफी के जितने भी एमसीक्यूज हैं 2025 में जो पूछे गए हैं, उनको अलग से निकाला है। ठीक है, अलग से निकाल के उनकी डिटेल ऐड की है। ये वो डिटेल है जो स्टूडेंट्स के लिए हर क्वेश्चन को डिटेल वाइज तैयार करना जरूरी है। आप क्वेश्चन निकालें, उसकी डिटेल देखें। अच्छा ये है, माउंट एटना के बारे में पूछा गया है कि भाई ये किस कंट्री में है, आपने ये देख लिया, उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कुछ उसके बारे में इंटरेस्टिंग पता है, तो फिर उस इंफॉर्मेशन से आपका एक ताल्लुक बन जाता है, आपकी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है उस इंफॉर्मेशन से, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है लॉन्ग टर्म मेमोराइज करने के लिए। याद रख लें बात को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। ये जो लेक्चर है, इसमें पीपीएससी के 2025 के वो एमसीक्यूज हैं जो पिछले सालों में पूछे नहीं गए, याद रखिएगा, पिछले सालों में पूछे नहीं गए। अदरवाइज तो बहुत सारे हैं। अच्छा, और जो नहीं पूछे गए उसमें से भी ये कंप्लीट नहीं है, मतलब 10-15 मैंने कुछ रेड्यूस किए हैं क्योंकि हमारे लेक्चर की लेंथ बढ़ जानी थी, वो फिर नेक्स्ट किसी क्लास में कर लेंगे। ओके। तो आपने एक्टिव रहना है। आप जितने एक्टिव रहोगे, ठीक है, जो अनम्यूट करके रिस्पॉन्स नहीं कर सकते वो चैट में रिस्पॉन्स करेंगे, आप एक्टिव रहोगे तो फिर मेरी एनर्जी भी बनी रहेगी। ठीक है, ये बड़ा जरूरी है। स्टार्ट करते हैं जी। मॉरिशियस आइलैंड लोकेटेड इज लोकेटेड इन विच ओशन? इंडियन ओशन में। मॉरिशियस आइलैंड इंडियन ओशन में लोकेटेड है। मॉरिशियस आइलैंड ये असल में अफ्रीका के ईस्ट में है। ठीक है, आइलैंड पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस इसका कैपिटल वगैरह कंसीडर किया जाता है। इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये यहाँ पर देखें, ये मॉरिशस है। यहाँ पर एक डूडू बर्ड होता था, डूडू बर्ड। अब ये इंफॉर्मेशन तो इतनी सारी है, मैं सारी अगर ऐसे रीड करता रहूंगा तो फिर तो हम इसको नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी रीड करने वाली हैं चीजें। ठीक है, इसमें पिक्चर्स ऐड की हुई हैं ताकि आपकी दिलचस्पी बनी रहे। बस एक दो पॉइंट्स जो दिलचस्प होंगे, जो मुझे लगता है जो मेरे जहन में आते रहेंगे, वो मैं आपको बताता रहूंगा।
ठीक है, और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही पढ़ूंगा। यहाँ पे डूडू बर्ड होता था, कभी पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ, एक एक दो दो बात बताऊंगा। डूडू बर्ड होता था, डूडू बर्ड। ठीक है, जो एक्सटिंक्ट हो गया है यहाँ पे, पहले कभी इस जमाने में होता था। बाकी इसमें देखिए प्रिस्टीन बीच लिखा हुआ है, ट्रॉपिकल पैराडाइज भी इसको कहा जाता है वगैरह, इस तरह की चीजें हैं। नेक्स्ट है, सॉरी, एक सेकंड रुके। व्हाट इज द मैक्सिमम रिकॉर्डेड टेम्परेचर इन अंटार्कटिका? अंटार्कटिका में सबसे ज्यादा टेम्परेचर, मैक्सिमम रिकॉर्डेड टेम्परेचर कब हुआ था? 6 फरवरी 2020 को, एस्पेरेंजा बेस पे। ठीक है, 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आजकल हमारे इधर मुल्तान वगैरह में तो ये 40 तो आम ही हो गया ना, 50 तक पहुंच गया टेम्परेचर। ठीक है, अंटार्कटिका सबसे ठंडा और ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है, और इसमें 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना बहुत बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और ये इसलिए भी पूछा गया क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट करता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट करता है। और 18 डिग्री टेम्परेचर, आप ये खौफनाक फिगर है ये 18 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये सबसे सबसे ज्यादा बर्फ है यहाँ पे अंटार्कटिका में, और जितनी ज्यादा बर्फ पिघलेगी, आप समंदर की जो तह है वो बुलंद होती जाएंगी, और जितनी वो बुलंद होंगी, उतना ज्यादा जमीन के इस समंदर के इर्द गिर्द जो सिटीज हैं उनके डूबने का खतरा है। व्हाइट हेवन बीच ऑस्ट्रेलिया का है जी। व्हाइट हेवन बीच क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया की स्टेट है, यहाँ पर ये पाया जाता है। व्हाइट हेवन बीच, इसको असल में हेवन तो जन्नत होगी ना, खूबसूरती की वजह से इसको हेवन कहते हैं। और इसमें असल में सिलिका है, व्हाइट सिलिका, 98% तक व्हाइट सिलिका है, इसलिए इसको कहते हैं व्हाइट हेवन बीच। आज मैं एसोसिएशंस नहीं बनाऊंगा, जस्ट कुछ दो तीन पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, वरना हर क्वेश्चन को मैं एसोसिएट करके ही आपको याद करना सिखाता हूँ। नेक्स्ट है केबल बीच, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, किसी जमाने में यहाँ पर टेलीग्राफ की केबल बिछी थी ऑस्ट्रेलिया और जावा के दरमियान 1889 में, तो इस वजह से इसको केबल बीच यहाँ का मशहूर है। और इस केबल बीच में सनसेट, जब सनसेट में कैमल राइडिंग जो है वो भी मशहूर है। तो ये पिक्चर में भी है, कैमल राइडिंग मशहूर है सनसेट की, तो बहुत खूबसूरत एक इस तरह मंजर होता है। और अमूमन मैं क्या करता हूँ, याद रखिएगा, मैं ऐसे बता रहा होता हूँ जैसे मैंने ये जगह विजिट की है, और एक्चुअल में तो मैं विजिट नहीं कर पाया, शायद कभी कर भी पाऊँ इंशाल्लाह। लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन की जिफ देखता हूँ, छोटी छोटी वीडियोस देखता हूँ, उनकी पिक्चर्स पिक्चर्स देखता हूँ, खासकर जब मैं लेक्चर बनाता हूँ तो बड़ी देखता हूँ। और मेरे जो लेक्चर्स हैं उनमें अमूमन जिफ होती हैं, छोटी वीडियोस होती हैं। और यहाँ अभी आज के लेक्चर में जस्ट पिक्चर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स कहाँ पर हैं? यूनाइटेड स्टेट्स में 19,000 से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स यूनाइटेड, और सबसे अगर बड़े एयरपोर्ट की बात करें तो किंग फहद है, किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सऊदी अरब का। और बिजिएस्ट कौन सा है? हार्ट्सफील्ड। ठीक है, जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हार्ट्सफील्ड। ये दो तीन बातें याद रखें। नेक्स्ट है कोल्ड वार। कोल्ड वार की जो फर्स्ट टाइम जो टर्म है किसने यूज की? बर्नार्ड ब्रूच ने। बर्नार्ड ब्रूच ने सबसे पहले इस कोल्ड वार की टर्म यूज की। कोल्ड 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 मतलब कोल्ड किसके लिए था? एक्चुअल में दुनिया के लिए कोल्ड नहीं था, ये कोल्ड थी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और यूएसएसआर के लिए। दो सुपर पावर्स थी, बाइपोलर वर्ल्ड था उस जमाने में, 1947 से 1991 तक ये चली। तो इसको कोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुए यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। ठीक है, फुल स्केल वॉर नहीं ऑब्जर्व की गई, इसलिए उनके नजदीक ये जस्ट कोल्ड था, उनके लिए कोल्ड था, दुनिया के लिए कोल्ड नहीं था, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर ये पिंग पोंग डिप्लोमेसी, ये बड़ी दिलचस्प है जी, क्या नाम रख दिया इसने, इन्होंने पिंग पोंग डिप्लोमेसी। यूनाइटेड स्टेट और चाइना के दरमियान हुई थी, इनके काफी कशीदा हालात रहे 1970 से पहले। ठीक है, काफी इसको
यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के दरमियान हालात बहुत खराब हो गए थे 1970s में, यानी कि 71 में लगा लें, यूएस और चाइना ने फिर आपस में एक मुआहिदा किया, एग्रीमेंट्स किए कि जी अपने ताल्लुकात को इस्तवार करेंगे। और फिर जो सबसे पहला एक्शन लिया गया, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला एक्शन लिया गया वो टेबल टेनिस प्लेयर्स का एक्सचेंज था। वहीं पर उन्हीं में एक टर्म यूज हो करती, पिंग पोंग। तो वो चूंकि टेबल टेनिस के प्लेयर्स एक्सचेंज हुए थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया पिंग पोंग डिप्लोमेसी। और इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी वजह से ही फिर 1972 में रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट थे यूएसए के, वो चाइना उन्होंने वो आए इसी डिप्लोमेसी के बाद। 71 में एक किस्म की ये हुई, और 72 में रिचर्ड निक्सन चाइना आए थे। फिर निक्सन डॉक्ट्राइन, ये गॉम डॉक्ट्राइन को निक्सन डॉक्ट्राइन कहते हैं, निक्सन डॉक्ट्राइन 1969 में रिचर्ड निक्सन ने दिया। इसके मुताबिक ये था कि ध्यान से समझिएगा कि अमेरिका अपने एशियन एलाइज को सपोर्ट करता है, लेकिन जंग में, डिफेंस में उनकी कोई मदद नहीं करेगा। अपनी जंग करो, खुद ही लड़ो। ठीक है, ये अपनी जंग करो, खुद लड़ो, इसलिए इसको निक्सन डॉक्ट्राइन कहते हैं। निक्सन ने ये बात की थी। फिर माउंट मिचेल, हाईएस्ट पीक है किस माउंटेन रेंज की? एपेलेंची माउंटेन रेंज की। एपेलेंची माउंटेन रेंज बहुत पुरानी माउंटेन रेंज है, दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है माउंट, ये एपेलेंशियन रेंज। ठीक है, और यहाँ पर ये जो माउंटेन है माउंट मिचेल, मिसिसिपी रिवर, नॉर्थ अमेरिका के पास है, और ये हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, कितनी? 6,684 फीट बुलंद है। इसको ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज भी कहते हैं। 2,400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस तरह से आपने छोटी छोटी सी डिटेल तैयार करनी है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम डिटेल निकालें कहाँ से? मैंने कहा जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो कि आपको किस हद तक डिटेल चाहिए, तब तक आप डिटेल ना निकालें। ऐसा ना हो ना कि आप सिर्फ डिटेल ही निकालते रहें। अगर आप डिटेल ही निकालते रहेंगे तो फिर आप पढ़ेंगे कब, याद कब करेंगे? ठीक है। मैकेंजी स्कॉट एक अमेरिकन नॉवलिस्ट थी। ये सिर्फ अमेरिकन नॉवलिस्ट नहीं है, मतलब एक राइटर है मैकेंजी स्कॉट, अमेरिका की फाइलेंथ्रोपिस्ट भी हैं ये। ठीक है, फाइलेंथ्रोपिस्ट भी हैं, लोगों की बहुत मदद करती थी, बहुत चैरिटी करती थी। अमेरिका, ये जो अमेजोन है, अमेजोन का फाउंडर का नाम सुना होगा आपने, जेफ बेजोस। उनकी एक्स वाइफ भी हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये चैरिटी करती, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। जेफ बेजोस से जाहिर है जब इन्होंने डाइवोर्स ली तो उसकी आधी जो प्रॉपर्टी थी, जो उनका, जितनी जितनी भी मालियत के उनके ये अमेरिका में रूल है कि जो भी हस्बैंड डाइवोर्स दे या अगर वाइफ डाइवोर्स दे, तो उस जो देता है उसकी हाफ प्रॉपर्टी दूसरे पार्टनर को मिल जाती है। ठीक है, तो वर्ल्ड की वेल्थिएस्ट वेमेन बन गई, और सबसे ऐसी तलाक है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा दूसरे पार्टनर को ट्रांसफर हुआ। सरगेसो सी, सरगेसो सी, इसका नेम रखा गया सरगेसम सी वीड पे। सी वीड है जी, झाड़ी है, बुशिज हैं, समंदर के अंदर होती हैं, उसमें ये बहुत ज्यादा होती थी, तो सरगेसो सी को फिर नाम इस सी वीड की वजह से दिया गया। लेकिन यहां तक ये दिलचस्प नहीं है, इसमें दिलचस्पी की बात यह है कि ये एक ऐसा समंदर है जिसकी बाउंड्री जमीन नहीं है, नो लैंड बाउंड्री। ओशन करंट्स जो है ना, वो इसकी बाउंड्री है। याद देख, ये देखें, ये अंडा बनाया हुआ है ना, ये यहां तक। अब ये वाला जो हिस्सा है इसका अलग नाम है, ये वाला हिस्सा इसका अलग नाम है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसका अलग नाम है। ये इसकी जो बाउंड्री है वो सिर्फ यहाँ तक है, दूर दूर तक है। ठीक है, बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक करंट्स उनको कहते हैं, सिमेंट्री करंट्स कहते हैं, कैनारी करंट्स कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट्स कहते हैं। ठीक है, सर डिफरेंट नाम्स है। फिर है कैपिटल हिल इज क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ प्लेस? गवर्नमेंट बिल्डिंग है जी, कैपिटल हिल एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, वॉशिंगटन डीसी का वो एरिया जहां पर यूएस कैपिटल बिल्डिंग, यूएस की कांग्रेस यहाँ पर है। इसको यूएस कांग्रेस
के लिए भी अक्सर मेटाफोरिजिकली कहते हैं कि यूएस कांग्रेस ही है ये। जी। आपको समझ आ रही है? जिंदा हो? जी सर, समझ आ रही है। अच्छा। ऐसा तो नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ और आप लोग कहीं और गायब हो, ऐसा तो नहीं है? नो सर। अच्छा चलें, एक सर्वे बताएं, जो भी स्टूडेंट्स अनम्यूट कर सकते हैं। कहा जाता है, वैसे मेरा लेक्चर मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा शायद बोरिंग हो किसी हद तक, लेकिन मेरे लेक्चर दिलचस्प होते हैं। एक मतलब एक सर्वे अगर मैं आप में से करूं, आपने हाँ हैंड रेज करके बताना है। कहा जाता है कि मतलब जो प्रीवियस है, जो जिसमें हम व्हाइट बोर्ड पे खड़े होकर टीचर्स पढ़ाते हैं, तो क्या स्लाइड पर जब टीचर पढ़ाता है और वो अगर दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या ये मेथोडोलॉजी बहुत ही ज्यादा खराब है? क्या इससे आपकी कंसंट्रेशन पे असर पड़ता है? कि ये बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग है? क्या कहेंगे आप? कौन कौन कहता है जी? अच्छा मुझे हैंड रेस कीजिएगा, कौन कौन कहता है कि ये मेथोडोलॉजी अच्छी है? अच्छी है, अच्छी जो है वो हैंड रेस करें। जैसे ज्यादातर को हैंड रेस करना भी नहीं आ रहा होगा। चलें, जिसको हैंड रेस नहीं करना था वो चैट में बताएगा। सर कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? मैंने ये मैं पूछा मोबाइल है, में। मैंने ये अच्छा पूछा है कि ये मेथोडोलॉजी क्या ठीक है? क्या आपको समझ आ रही है? अनइंटरेस्टिंग तो नहीं है? बेनिफिशियल है? यस या नो? गूंगी हवा में। अस्सलाम वालेकुम सर, व- कौन सी मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं? जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, इसकी बात कर रहे हैं कि क्या, क्यों मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। एक व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, एक तो व्हाइट बोर्ड पे टीचर पढ़ाते हैं, टीचर नजर आ रहा होता है, तो मैंने सुना है कि स्टूडेंट्स उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि यार ये मजेदार है टीचर, मतलब जिस तरह हमारी ट्रेडिशनल तरीकाकार है। और एक ये तरीकाकार है कि आपको स्लाइड बनाई है, आप जगह भी विजिट कर रहे हो, चीजों को देख रहे हो, तो क्या ये इंटरेस्टिंग इन वे ऑफ टीचिंग नहीं है? सर, आप बात करें लेक्चर मेथड की, मतलब जो बोर्ड के ऊपर टीचर पढ़ाते हैं वो तो लेक्चर मेथड होता है। और जो आप बात करें स्लाइड में जहाँ पे हमें पिक्चर नजर आती है, इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप होता है। तो आई थिंक ये जो आप मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम्म। वैसे टीचर मेथड डिपेंड होती है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपनी राय दी। सर, लेक्चर मेथड में ये होता है कि हम चीजें तो हमारी नॉलेज तो आ रहा होता है, मगर हमारी माइंड मैपिंग उस तरह से नहीं हो रही होती और हम चीजों को उस तरह से रिलेट नहीं कर रहे होते। तो हम्म। जब पिक्चर होता है तो हमारे माइंड में वो चीजें फिक्स हो जाती हैं। लाइक अगर नाम भी लें तो हमारी पिक्चर में वो हमारे माइंड में वो पिक्चर आएगी, तो उससे हम अच्छे से रिलेट कर सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये बात है वैसे, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। अब मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, हम कई मरतबा नाम पढ़ते हैं ना, तो हमें ये मतलब इंग्लिश अंग्रेजों के नाम पढ़ते हैं या इंडियंस के नाम पढ़ते हैं, तो अक्सर हमें ये भी नहीं पता होता ये मेल है कि फीमेल है। अगर वहां पे ही शी मेंशन ना हो तो। जी बिल्कुल, जैसे भी नॉवेलिस्ट आई थी तो उनका भी नाम कुछ ऐसे ही था। हाँ तो जब बिल्कुल ऐसे। पिक्चर होती है तो ज्यादा बेस्ट वे में हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, थैंक यू सो मच। ओके, कैपिटल हिल इज द क्लास, ये हो गई बात। आगे चलते हैं। MIT वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 यूनिवर्सिटी, MIT। ठीक है, MIT जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रैंक नंबर 1 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, सबसे नंबर 1 थी, 1861 में बनी। ठीक है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी जा रही है अभी ये। नेक्स्ट है ग्रेट बेल्ट ब्रिज। ये दानिश आइलैंड और जीलैंड और फ्यूनन इनको कनेक्ट करता है, ग्रेट बेल्ट ब्रिज। बहुत बड़ा ब्रिज है। ठीक है, 18 किलोमीटर का ब्रिज है जी, 18 किलोमीटर का ब्रिज है। ये दानिश आइलैंड जो है ये है डेनमार्क में। ठीक है, डेनमार्क में फ्यूनन आइलैंड और ये जीलैंड वगैरह, ये आइलैंड्स हैं डिफरेंट, उनको ये कनेक्ट करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका जो ईस्टर्न साइड है, जो ईस्ट हिस्सा है, ईस्ट ब्रिज है, वो दुनिया का लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है।
लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज में शुमार होता है। ठीक है, नीचे मतलब नीचे वाला हिस्सा खाली है, जस्ट तारों के जरिए ये कनेक्टेड है। अच्छा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ 55 लिखा हुआ है और यहाँ 18 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये देखना पड़ेगा जी। वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रिज टनल प्रोजेक्ट, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये अलग इंफॉर्मेशन मैंने दी हुई है जी। ये अलग इंफॉर्मेशन दी हुई है। वो जो ब्रिज है वो 18 किलोमीटर का है, लेकिन दुनिया का ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। दुनिया की अगर लॉन्गेस्ट टनल की बात करें तो वो ये है हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज, जो जहां पर टनल सबसे ज्यादा है 55 किलोमीटर की। वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रिज टनल प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड है ये। ठीक है, जो टनल के अंदर है। ठीक है, जो टनल के इनसाइड चलता है वो भी ब्रिज है, टनल ब्रिज है इनसाइड। ठीक है, तो ये अलग अलग हैं, तो साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको करनी है। द मिलिट्री टैंक वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय ब्रिटेन, ब्रिटेन ने सबसे पहले मिलिट्री टैंक बनाए थे। हाँ जी, चाइना में, बिल्कुल चाइना में। मिलिट्री टैंक वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय ब्रिटेन, ब्रिटेन ने सबसे पहले मिलिट्री टैंक बनाए थे 1915 में। और सबसे पहले यूज कब किए थे? 1916 में, सोम, बैटल ऑफ सोम। ठीक है, और फर्स्ट टैंक का नाम क्या था? मार्क 1। डिफरेंट इंफॉर्मेशन है ये, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के साथ बल्कि मैं ये इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्लास के बाद इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपसे। अच्छा, थैच्ड रूफ हाउसेस कैन बी फाउंड इन इंग्लैंड। थैच्ड, थैच मतलब ये समझ लें आप, ये इसकी इंग्लैंड की ट्रेडिशनल घरों का स्टाइल है बनाने का। कन्ने वगैरह नहीं होता जिस तरह हमारे यहाँ काने कन्ने। ठीक है, इस तरह से ये बनाई जाती हैं, छोटे छोटे स्ट्रॉ रीड वगैरह से बनाई जाती हैं, कॉर्ड्स वुड्स होती हैं उनसे बनाई जाती हैं, फाइबर्स से बनाई जाती हैं। ठीक है, थैचिंग इंग्लैंड की बहुत पुरानी ट्रेडिशनल रूफिंग टेक्निक है। इंसुलेशन, अच्छा इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? कूल रहता है इन्वायरमेंट, वार्म विंटर में माहौल कूल रहता है, गर्म नहीं होते कमरे। फिर विच सिटी इज नोन एज द ब्रिज ऑफ द सी, ब्राइड ऑफ द सी, सॉरी, ब्राइड ऑफ द सी। किस सिटी को कहते हैं? वेनिस को। ये वो सिटी है जहां पर सड़कें नहीं होती, नहरें होती हैं, गाड़ियां नहीं चलती, कश्तियां चलती हैं, इसलिए इसको ब्राइड ऑफ द सी कहते हैं। 18 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उन पे ये मुश्तमिल है। ठीक है, ब्राइड ऑफ सी कहते हैं। एड्रियाटिक सी के लोगान के छोटे छोटे आइलैंड सारे वो इधर इधर ही हैं। ठीक है, वेनिस में रोड के बजाय कैनाल्स होती हैं, बोट्स चलती हैं। आप में से कोई बताएगा वेनिस ऑफ द ईस्ट किस किस सिटी को कहते हैं? वेनिस ऑफ द ईस्ट बताएगा, वेनिस ऑफ द ईस्ट किस सिटी को कहते हैं? यानी कि ये वेनिस है यूरोप में, और हमारे एशिया में भी एक सिटी ऐसा है जहां पर सड़कें कम, नहरें ज्यादा हैं। ठीक है, वो कौन सा सिटी है? चलें सोचना। नेक्स्ट है माउंट एटना। कहां पर है? इटली में, माउंट एटना। ये ऐसा माउंट है, मतलब सिसिली आइलैंड के यूरोप में एक्टिव वोल्केनो है। दुनिया का सबसे एक्टिव वोल्केनो की बात करें तो माउंट एटना है। एक्टिव वोल्केनो यानी कि इरप्शंस होती रहती हैं, इरप्शंस होती रहती हैं। अच्छा, इसके साथ मैंने मल्टीपल माउंटेन्स का नाम दे दिया है जो पूछे जाते हैं, जा सकते हैं या पूछे गए हैं। और एटना इटली में है, विसोवियस है, ये भी इटली में पूछा गया है। ठीक है, पहले भी पूछा जाता है। स्ट्रोम्बोली है, ये भी इटली में है। जापान में फूजी माउंटेन है। फिर किलिमंजारो है तंजानिया में। माउंट लोआ है हवाई यूएसए में। तो ये सारे करने वाले हैं, सारे करने वाले हैं। और ये देखें, इसका मैंने मैप भी बनाया, अगर आप इसके नोट्स बनाए तो इस तरह से डायग्राम बनाए। ये इटली है, इटली के नीचे सिसिली आइलैंड है, सिसिली आइलैंड के अंदर ये माउंटेन है एटना। मैप्स बना बना के चीजों को याद करें। ठीक है, थ्री थ्री सिस्टर्स रिवर हैं जी, बारो, नोरी और सुइर। फ्लो थ्रो विच कंट्री? आयरलैंड में। आयरलैंड में तीन दरिया हैं, इनको थ्री सिस्टर्स रिवर भी कहते हैं। थ्री सिस्टर्स इसलिए कहते हैं, इनके नाम ऐसे हैं जैसे कोई मिलते जुलते नाम है, जैसे तीन बहनों के नाम हो, इसलिए इनको कहते हैं। और एक ही कोस्टल एरिया में जाके ये मर्ज हो जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है जी माउलिन रोज। कहाँ पर है? पेरिस में। माउलिन रोज पेरिस में है। माउलिन रोज एक मशहूर, यहाँ पे म्यूजिक हॉल समझ लें। ठीक है, कैबरेट, कैबरेट भी कहते हैं, म्यूजिक हॉल आसान अल्फाज में कहें तो म्यूजिक हॉल है। ठीक है, मॉन्ट मॉन्ट मार्ट्रे एरिया है यहाँ पर। एक स्पेशल एरिया है, खास एरिया मॉन्ट मार्ट्रे जो मशहूर है, जो म्यूजिक के लिए मशहूर है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान यहाँ पे, क्योंकि पेरिस में है, तो पेरिस में एक होता है कैनकन डांस। कैनकन डांस, प्रोनाउंसिएशन शायद थोड़ी डिफरेंट भी हो, लेकिन CAN कैन कैन डांस फ्रांस का मशहूर है, तो वो यहाँ पर परफॉर्म होता है। रेड विड मिल एक एरिया है, वहां पर ये मतलब डांस होता है। ठीक है, माउलिन रोज याद रखें जी। अभी तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप ध्यान से समझिएगा इस वर्ड को लफ्ज पेरिस से, लफ्ज पेरिस से और म्यूजिक हॉल से कनेक्ट नहीं करते, तो आपको ये भूल जाना है। तैयार करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि मौलिन रोज, अब ये ऐसा लगता है किसी बंदे का नाम ही ना हो। एक्चुअल में अगर हमारा एक अलग कॉन्टिनेंट का वर्ड है, हमें लगेगा कि बंदे का ही नाम ना हो, फिर भी अगर हम इसको कहें पेरिस, सबसे पहले तो मैंने कहा डांस, वो डांस होता है। मैंने जिफ वैसे सर्च की थी, मुझसे वो डाउनलोड नहीं हुई, वरना मैं आपको यहाँ डांस भी दिखा देता, कैन कैन डांस का। तो माउलिन रोज, इस वर्ड को अगर आप पेरिस वर्ड से कनेक्ट नहीं करते, तो याद रखें ये भूल जाएगा। जब भी आप किसी सिटी का, किसी कंट्री का नाम याद करें, उसकी एक स्पेशल, उससे रिलेटेड कुछ ऐसा बनाएं कि वो सिर्फ वो नाम ना हो। जिस तरह ये है पेरिस, इसको कह रहे हैं पैरट। ध्यान से समझिएगा, जब तक ये लफ्ज पेरिस है आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। लफ्ज पेरिस, इसकी कोई शेप नहीं है, पैरट की शेप है। पैरट, पैरट मतलब तोता, उसकी शेप है, उसकी कोई शेप है पैरट की, पेरिस की नहीं है। अब पैरट, पेरिस से जब पैरट बन गया, तो अब मौलिन रोज भी उसके अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। जी, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कोई? मौलिन रोज, मौलिन। सर मोलिन भी एम से है और म्यूजिक भी एम से है, और रोज और पी दोनों मिलते जुलते हैं इसलिए। म्यूजिक को एक मिनट के लिए हटा देंगे, तो हमने इसको मौलिन रोज को पैरट से कनेक्ट करना है। ठीक है, पैरट, पैरट जी से, सर। पेरिस से नहीं, पैरट, पैरट से। तो क्या कहेंगे जी, हम एक इमेजिन कर सकते हैं, मोलिन मतलब मोली, मूली, जिस तरह मूली होती है ना, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि पैरट है, वो मूली बड़े शौक से खाता है। ठीक है, हम्म, और जी। रोज देखें, आप जब इस तरह की क्रिएटिविटी कुछ दिमाग में जैसे बनाएंगे ना, आपके ये इंफॉर्मेशन परमानेंट सेव हो जाएगी। और इसकी सबसे बड़ी, सबसे सबसे बड़ा फायदा ये है, ध्यान से समझिएगा, आप 10 घंटे भी पढ़ोगे ना, आप ये नहीं सोचोगे यार थोड़ा सा रेस्ट कर लूं। रेस्ट में आप करते क्या हो? रील्स देखते हो जस्ट। ठीक है, तो आपको रेस्ट की जरूरत ही नहीं है। आपका माइंड, आपका जो, आपकी जो बुक्स हैं, वो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरेस्ट, आपके लिए जो दिलचस्पी की वजह आपकी अपनी क्रिएटिविटी ही हो, वो आपकी एनर्जी को भी मेंटेन करेगी और आपको थकने भी नहीं देगी। तो आप, एक पैरट है जो कि मूली शौक से खाता है, मौलिन रोज, और वो रोज खाता है रोज। इंडियन रोज को रोज कहते हैं ना, कि मेरे पास एक पैरट है और वो रोज कहता है कि मुझे मूली, मूली खिला दें बस, मूली है। अब मूली खा के वो क्या करता है? स्पेशल डांस करता है, कैन कैन डांस करता है, कैन कैन डांस करता है। अब बन गया, किसने ट्राई किया था? आप यकीन करें, मैंने अभी सोचा है, थोड़ा सा अभी मैंने मतलब सोचा कि इसको ऐसे कर लें। अगर थोड़ा सा और सोचेंगे तो और भी, लेकिन हमारे पास इतना ना तो टाइम है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप ऑटोमेटिक चीजें आसान होती चल जाएंगी। नेक्स्ट है मिचेलेंजिलो। वॉज फ्रॉम विच कंट्री? मिचेलेंजिलो एक आर्टिस्ट था, एक स्कल्प्टर था इटली का। ठीक है, जिसने डेविड स्टैचू बनाया था, सिस्टीन चैपल उनकी छत बनाई थी। तो इसने बहुत सारे स्टैचूज बनाए हैं।
डेविड पाइटा मास्टरपीसेस है, ठीक है, माइकल एंजिलो के। प्रोनाउंसिएशन के लिए माजर कुछ थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, तो फ्रेंच वर्ड है। ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट कहा जाता है इसको, इटालियन रिनेसेंस का, उसने रिलेटेड वो बनाए थे। सिस्टीन चैपल की, सिस्टीन चैपल की इसने, ये इमारत का नाम है, छत भी बनाई थी। फिर है ब्लू मॉस्क इस्तंबुल की, ठीक है। ये ब्लू ये है क्योंकि इस पे टाइल्स जो है ना वो ब्लू लगाई गई हैं, आइजनिक टाइल्स कहते हैं उनको। 1909 से 16 के दरमियान ये बनाई गई। फिर है जनाब एकोना डेजर्ट, ये किस कंट्री में है? इटली में, एकोना, एकोना डेजर्ट, ठीक है, टुस्कानी रीजन में है। सेमी, इसकी ना ये उस तरह का डेजर्ट नहीं है, सेमी एरिड बैरन लैंड है, सेमी एरिड बैरन लैंड है, मतलब बंजर है लेकिन कहीं पर दरख्त लग जाते हैं, कहीं पे नहीं लग जाते। इसके साथ देखिए मैंने यहाँ पर बाकी डेजर्ट कुछ अलग भी, व्हाइट डेजर्ट इजिप्ट का, ब्लैक डेजर्ट भी है इजिप्ट में, ठीक है, मोजेव डेजर्ट अक्सर आ जाता है पास पेपर में, इस तरह के एक डेजर्ट है। कराक्रम डेजर्ट भी है तुर्कमेनिस्तान में, कराकोम। फिर माया बे बीच कहाँ पर है जी? थाईलैंड में माया बे बीच, यहाँ पर एक मूवी बनाई गई थी द बीच, ये उसकी वजह से मशहूर है। 2000 में द बीच इसलिए मशहूर है। फिर द वाटर ऑफ विच रिवर इज शेयर्ड बाय इंडिया, चाइना और बांग्लादेश, एक दरिया है ब्रह्मपुत्रा दरिया, ब्रह्मपुत्रा रिवर, तिब्बत से निकलता है, ठीक है, तो ये तिब्बत से निकलता है, इंडिया में जाता है और बांग्लादेश में। यहाँ आकर ये सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा बनाता है इंडिया। यहाँ पे ये सुंदरबन डेल्टा कहते हैं इसको, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। दरिया जब आखिर में जाता है ना समंदर में तो फैल जाता है, उस फैले हुए हिस्से को कहते हैं डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। माउंट टेम्बोरा, ठीक है, लार्जेस्ट वोल्केनिक इरप्शंस हुई थी यहाँ पे इंडोनेशिया में 1815 में, ठीक है। लार्जेस्ट एक्टिव नहीं है ये, सबसे बड़ी इरप्शंस हुई थी, 71,000 लोग मर गए थे, इफेक्टेड हुए थे, सॉरी, 71,000 लोग डायरेक्ट इफेक्टेड हुए थे इससे 1815 में, 16 में, मतलब लोगों की जान ले ली इसने, फसलें तबाह कर दी। इसको कहते हैं एयर विदाउट अ समर, 1816 को कहते हैं ईयर विदाउट अ समर, क्योंकि दुनिया के कोई इलाकों में टेम्परेचर और क्रॉप्स दोनों बहुत मुतासिर हुए थे। ईयर विदाउट अ समर, यानी कि समर के बगैर ही इतनी हॉट हीट थी। फिर है जी टोलो टीवी, प्राइमरी नाउन फॉर प्राइवेट टेलीविजन चैनल है अफगानिस्तान में, 2004 में ये लॉन्च हुआ टोलो टीवी। अब टोलो को अफगानिस्तान से कनेक्ट कर लेंगे तो ये याद रहेगा, अदरवाइज भूल जाएगा। इंटरटेनमेंट पर मशहूर होगा किसी वजह से, ग्रोथ ऑफ इंडिपेंडेंट मीडिया के वजह से मशहूर है। फिर है ईरान में क्रेज, क्रेज कनात, एक सिस्टम है, अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई सिस्टम है, फसलों वगैरह को लगाते हैं ग्राउंड वाटर, माउंटेन्स अंडरग्राउंड, मतलब ये एक इरिगेशन का सिस्टम है कदीम इनका, इस वजह से मशहूर है, इसलिए पूछा क्रेज, कनात। फिर है सुंदरी मैन रेंज इंडोनेशिया में, सुंदर, सुधीर मैन रेंज, सुधीर मैन रेंज न्यू गोइनिया में, इंडोनेशिया के अंदर न्यू गोइनिया में ये मशहूर है, ठीक है। हाईएस्ट पीक है इंडोनेशिया और ओशनिया की हाईएस्ट पीक भी है ये, इसलिए भी मशहूर है। और भी बहुत सी चीजें हैं इसमें, एक पायरामिड है, कार्टेजेंस, कार्स्टेजेंस इस तरह का नाम है, वो भी इसमें मशहूर है। फिर जिब असफर, असफर लोकेट है, असफर लेक है जी, येलो लेक भी कहते हैं शायद, इसका अरबी में ट्रांसलेट करें तो फिर बाद में येलो लेक बन जाता है। सऊदी अरब की ऐसा ओसिस, छोटा सा इलाका है, सहराई इलाका, ऐसा ओसिस, उसके बीचों बीच ये असफर लेक है, ठीक है, डेजर्ट के बीच में है, फ्रेश वाटर लेक है, उस वजह से मशहूर है असफर लेक, असफर। फिर जिब रीजन कहाँ पे है जी? अफगानिस्तान में, बस इतना ही काफी है इसका। एक रीजन है जी, सेंट्रल माउंटेन रीजन है अफगानिस्तान का, साउथ सेंट्रल एशिया में, वगैरह वगैरह। चलें जी, आज का हमारा लेक्चर यही था। ये हमारे अभी सेशन कंटिन्यू है, 3 मंथ का क्लास सेशन, जिसमें हम इसी तरह से अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं, जितना हो सकता है पॉसिबल कोशिश करते हैं हमारे सेशन के दौरान ही आपको पास पेपर्स भी कवर हों, ठीक है। 2000
अमूमन 2019 से लेकर 2025 तक के एमसीक्यूज को साथ साथ कवर करवा देते हैं। और कुछ में ऐसा होता है 2021 से हैं, लेकिन मेरे जो लेक्चर्स हैं वो 2019 से लेकर 2025 तक के एमसीक्यूज को मैं अपने लेक्चर्स के दरमियान ही कवर करवाता हूँ। ठीक है, साथ साथ इस तरह एसोसिएशंस बना के आपको याद करवाते हैं, और जो कुछ आज पढ़ा दिया अगले दिन उसका टेस्ट होता है। ठीक है, कोशिश यही होती है कि जो आज पढ़ाया है अगले दिन टेस्ट हो, अदरवाइज 2-3 लेक्चर के बाद एक टॉपिक अगर मुकम्मल हो गया तो उसका टेस्ट ले लिया। गूगल फॉर्म पे हम टेस्ट लेते हैं एमसीक्यूज बेस, इस तरह से होता है। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं जी, यहाँ पर मैडम आयशा का कांटेक्ट है ये वाला, और ये मेरा कांटेक्ट है 0316 वाला। अगर किसी ने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगी। क्लास दोबारा ज्वाइन ना कीजिएगा, यहाँ पे एंड हो रही क्लास। ओके।